Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture and I am continuing the chapter Motion in a Plane, and in this part 21 lecture I will explain the important parameter related to the projectile motion, that is time of flight, maximum height attained and horizontal range. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 20 लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की शुरुआत की थी और हमने उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखी थी। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन की बात की थी। अब इसके बाद बात आती है कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, इट मीन्स या आपने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, जो पैराबोलिक पाथ एक्वायर कर रहा है, तो उस पैराबोलिक पाथ के लिए या फिर उस ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। इट मीन्स कि कितनी हाइट तक वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में जाएगा। ठीक है। सेकंड थिंग, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कितने टाइम तक वो हवा में रहेगा या एयर में रहेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो कितनी दूरी तक जाएगा। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका हुआ है किसी पर्टिकुलर एंगल से, तो वो कितनी दूरी तक जाएगा या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कितनी अचीव करेगा। तो बेसिकली इन तीन पैरामीटर की हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस की बात करेंगे, उसके डेरिवेशंस की बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, काफ़ी सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज है। आई होप यू विल एंजॉय अलॉट दिस लेक्चर। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसे आपने इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज़ ओ, यहाँ से आपने थ्रो किया हुआ है। जैसा हमने कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर एंगल पर आप थ्रो कर रहे हैं। ठीक है। ऑब्वियसली ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसका मोशन किस तरह का होगा, ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी जा रहा है और धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। इट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की बात करें, तो इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। सो लेट अस कंसीडर कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो यू एक्स है और वर्टिकल कंपोनेंट है वो यू आई है। और डेफिनेटली यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से जब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मोशन कर रहा है, तो देखिए नेचर क्या होता है, एक नेचर में इसके कि जब ये ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो ऑब्वियसली धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है और आगे की तरफ भी बढ़ रहा है। ठीक है। एक पर्टिकुलर हाइट तक जब ये पहुँचेगा, यहाँ पर ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, और इस पर्टिकुलर हाइट को एक्वायर करने के बाद, अचीव करने के बाद, ये ऑब्जेक्ट फिर धीरे धीरे नीचे आना शुरू करेगा। ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर टाइम पर ये अभी भी आगे की तरफ ही बढ़ रहा है। ठीक है। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप देखें तो ये आगे की तरफ ही बढ़ रहा है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ये डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। ऑब्जेक्ट धीरे धीरे, मतलब अगर हम इन दोनों केसेस में देखें, इट मीन्स कि अगर इस पर्टिकुलर पैराबोलिक पाथ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें इस तरह से कि पहला, जब ऑब्जेक्ट ने शुरुआत की अपने मोशन की और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था और आगे बढ़ रहा था और उसने अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव की यहाँ पर इस पॉइंट ए पर, और देन इसके बाद फिर अगेन वो आगे ही बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, और फिर अगेन वो कहाँ पर आ गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आ चुका है। इस पूरे पाथ में अगर हम देखें, तो इसको अगर हम सेंटर से डिवाइड करें, तो पहला पार्ट जो होगा जिसमें ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा था और दूसरा जो पार्ट जिसमें ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा था। तो देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ये होता है कि ऑब्जेक्ट को टाइम कितना लगा इस पॉइंट ओ से इस पॉइंट क्यू तक पहुँचने में। पॉइंट ओ से पॉइंट क्यू तक पहुँचने में ऑब्जेक्ट को टाइम कितना लगा। ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम इस पैराबोलिक पाथ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इस टाइम को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और ये टाइम कौन सा होगा, ये टाइम वो वाला टाइम होगा जिस टाइम में ऑब्जेक्ट एयर में है। ऑब्जेक्ट यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से थ्रू हुआ और एयर में ट्रैवल कर रहा है, और ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो पॉइंट क्यू पर पहुँचा, वापस ज़मीन पर आ चुका है। तो ये जो टोटल टाइम होगा ये कहलाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम जिसमें ऑब्जेक्ट एयर में है, वो टाइम जिसमें ऑब्जेक्ट उड़ रहा है, वो टाइम जिसमें ऑब्जेक्ट एक पॉइंट या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से निकल कर दूसरे पॉइंट या पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग पर पहुंच रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, जैसा कि हमने कहा कि इस पैराबोलिक पाथ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो पहला पार्ट जो होगा वो पार्ट जिसमें ऑब्जेक्ट वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ठीक है। आगे की तरफ तो बढ़ ही रहा है बट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है। तो ऑब्वियसली इस टाइम को कहा जाएगा टाइम ऑफ असेंडिंग।
अगर हम पॉइंट ओ से पॉइंट बी के बीच में जो ऑब्जेक्ट फ्लाई हो रहा है इसके टाइम की बात करें तो ये टाइम होगा टाइम ऑफ असेंडिंग। और पॉइंट बी ए से पॉइंट क्यू तक पहुंच रहा है जब ऑब्जेक्ट 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 इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में नीचे की तरफ जा रहा है, इसे हम कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंडिंग। तो जितने टाइम में ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट क्यू का सफ़र तय कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट क्यू की तरफ जा रहा है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऑब्जेक्ट का जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है, तो इसलिए इस टाइम को हम कहेंगे बेसिकली टाइम ऑफ डिसेंडिंग। तो अगर हम पॉइंट ओ से पॉइंट क्यू तक पहुंचने वाले टाइम पीरियड को अगर हम टोटल टाइम टी से डिनोट करें, कैपिटल टी, ठीक है। सो यहाँ पर हमें पता है कि ये दोनों जो पार्ट हैं ये कैसे हैं, पूरी तरह से सिमेट्रिक हैं, ठीक है। सिमेट्रिक हैं तो ऑब्वियसली ये जो पार्ट होगा ये कहलाएगा, या फिर ये मैं ऐसा कहूँ कि ये जो टाइम ऑफ असेंडिंग जो होगा वो t/2 होगा, और टाइम ऑफ डिसेंडिंग भी क्या होगा, t/2 होगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हम टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अभी, ठीक है। इस टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है हमें। So time of flight, it is a time taken by the projectile to return to the ground or the time for which the projectile remains in the air, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, वो टाइम होगा जिसमें प्रोजेक्टाइल एक पर्टिकुलर पॉइंट से थ्रो हुआ और एक दूसरे पॉइंट पर पहुंचा, या वो टाइम जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रोजेक्टाइल एयर में है, ठीक है। सो दिस टाइम इज़ बेसिकली डिनोटेड बाय द कैपिटल टी, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, और इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम ऑफ डिसेंडिंग। तो दैट विल बी इक्वल टू ईच अदर, और वो होंगे t/2 सो एज द मोशन फ्रॉम द पॉइंट ओ टू ए एंड देन फ्रॉम द पॉइंट ए टू क्यू आर सिमेट्रिकल, जैसा मैंने कहा पॉइंट ओ टू ए और पॉइंट ए टू क्यू जो होंगे वो किस तरह के होंगे, सिमेट्रिकल मोशन होंगे। So the time of ascent, journey from the point O to A, टाइम ऑफ ascent क्या होगा, जर्नी फ्रॉम द O to A का जो सफ़र होगा, एंड देन द टाइम ऑफ डिसेंट, द रिटर्न जर्नी फ्रॉम द पॉइंट ए टू क्यू, द टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, रिटर्न जर्नी फ्रॉम द पॉइंट ए टू क्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पर इजीली। सो विल बी ईच इक्वल टू द t/2, जैसा मैंने अभी आपसे कहा। और फर्दर ऑन रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट ए, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, जब ऑब्जेक्ट ने मोशन शुरू किया और ऑब्जेक्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट ए पर पहुंच गया, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट इसके ऊपर तो जा नहीं रहा, इसलिए ये क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट होगा जो ऑब्जेक्ट अचीव करेगा ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसके बाद ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में जस्ट रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, है ना, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऊपर मोशन कर रहा था, देन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद फिर वापस रिटर्न आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखें, अगर इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, इट मीन्स इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, वर्टिकल डायरेक्शन में ज़ीरो, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो। और इसके बाद जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है, डाउनवर्ड हो चुकी है, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसी है, वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड, पॉइंट ओ से लेकर ए तक अपवर्ड डायरेक्शन में, देन उसके बाद ज़ीरो हुआ, फिर देन निगेटिव डायरेक्शन में डाउनवर्ड, ठीक है। तो पॉइंट ए पर जो होगा वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का, वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो further on reaching the highest point A, vertical component of the velocity of the projectile must become zero vy equal to zero, यह अब हमें समझ में आ चुका है। सो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो देखिए, अब यहाँ पर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर मैं इसके हाफ पाथ को कंसिडर करूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हाफ पाथ को कंसिडर करता हूँ मैं, कौन सा वाला, टाइम ऑफ असेंडिंग के लिए। टाइम ऑफ असेंडिंग के लिए अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली इस इतना पर्टिकुलर जो पोर्शन होगा, ठीक है, इतना पर्टिकुलर जो पोर्शन है हमारा, इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए हमें पता है कि हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी वाई या यू वाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, वो वेरी हो रहा है कंटिन्यूसली, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पॉइंट ए तक पहुंचने में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, या मैं ऐसा कहूँ कि पर्टिकुलर पॉइंट ए तक पहुंचने में वर्टिकल कंपोनेंट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऑब्वियसली वो कितना होगा, वो होगा सपोज वाई। सो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, अगर हम देखें, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी अलॉन्ग द वाई एक्सिस, अगर इस वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम वेलोसिटी की बात करें एट एनी टाइम टी
अगर हम y एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी की बात करें, सो वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो वी वाई होगा, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो है, सपोज ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से चलना शुरू हुआ तो ये तो हो गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन सपोज ए पर जब वो पहुँचा, जब उसकी फाइनल वेलोसिटी हम काउंट कर रहे हैं इतने पोर्शन के लिए, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जो होगी वी वाई थोड़ी देर के लिए वो क्या हो जाएगी यहाँ पर ज़ीरो, ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी वी वाई विल बी ज़ीरो एट द पॉइंट ए, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली यू वाई जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट वो क्या होगा यू साइन थीटा। हमको आपको याद है पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होंगे, तो ऑब्वियसली वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका यू वाई वो होगा यू साइन थीटा, जबकि जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू एक्स वो होगा यू कॉस थीटा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। और ऑब्वियसली ये जो मोशन है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। इसलिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा माइनस जी, ठीक है। और टाइम ऑफ असेंडिंग जो है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि वो क्या होगा जस्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो इसलिए यहाँ पर टी की वैल्यू हो जाएगी t/2। सो ऑब्वियसली ये सारे पैरामीटर्स की वैल्यू हमें पता है। जस्ट पुट दीज ऑल वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो यहाँ पर वी वाई की वैल्यू हमने ज़ीरो पुटअप की, देन यू वाई की वैल्यू हमने यू साइन थीटा, देन ए की वैल्यू माइनस जी, एंड टी इज इक्वल्स टू t/2 हमने जस्ट पुटअप किया। फाइनली हमें जो इक्वेशन मिलेगी टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाई जी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अगर आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है तो ऑब्वियसली आपको अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है, ठीक है, किस एंगल से प्रोजेक्ट किया है आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, किस एंगल से प्रोजेक्ट किया है उस एंगल की वैल्यू आपको पता है, और तो फाइनली आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट होने के बाद कितना टाइम लगेगा वापस दूसरे एंड पर पॉइंट पर पहुँचने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा डेरिवेशन था ये टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब देखिए सेकंड जो पैरामीटर है वो बेसिकली मैक्सिमम हाइट अटेंड, कि ऑब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड करेगा। जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि ऑब्जेक्ट जब प्रोजेक्ट होगा इस पॉइंट ओ से, तो पॉइंट ए पर जब ये पहुंचेगा ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम हाइट कहाँ से होगी, हॉरिजॉन्टल से, जहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से पॉइंट ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी मैक्सिमम हाइट होगी। इस हाइट के ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, इसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट ए जो होगा वो बेसिकली डिनोटेड बाय द हाइट एच, या पॉइंट ए की जो डिस्टेंस है इस हॉरिजॉन्टल से वो डिनोटेड बाय द हाइट एच। So it is the greatest height to which a projectile rises above the point of projection, ठीक है। It is denoted by h. The distance covered by the projectile in the time t along the y axis is given by, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो डिस्टेंस कवर की है ऑब्जेक्ट ने along the y axis to achieve this maximum height, उसको किस तरह से दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। सो लेट अस कंसिडर, जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि लेट अस कंसिडर जब ये पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट पहुंचा है तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो है वाई, ठीक है। सो ये वाई डिस्टेंस कवर करने के लिए जो इक्वेशन होगी उसी वाई डिस्टेंस को जो डिफाइन किया जाएगा इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन एंड टी स्क्वायर। सो देखिए यहाँ पर अगेन जो इनिशियल वेलोसिटी है यू वाई वो ऑब्वियसली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है और वो होगा यू साइन थीटा, जैसा भी हमने आपसे कहा। और जो एक्सेलरेशन है वो अगेन अभी जो ऑब्जेक्ट है वो राइज हो रहा है, अब अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है वर्टिकली। सो ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अपोजिट, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा निगेटिव, ए वाई की वैल्यू निगेटिव। और इस मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए जो टाइम लग रहा है दैट इज़ द टाइम ऑफ असेंडिंग, और उसकी वैल्यू है टाइम टी इज़ इक्वल टू t/2। और अभी हमने देखा टी की वैल्यू क्या होती है टू यू साइन थीटा जी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर t/2 कितना होगा, यहाँ पर t/2 जो होगा उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, फाइनली क्या बचेगा यू साइन थीटा। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर t/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यू साइन थीटा अपॉन जी। और ऑब्वियसली इस मैक्सिमम हाइट y को हमने किससे डिनोट किया है h से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लेट्स पुट दीज ऑल वैल्यूज इन दिस इक्वेशन।
सो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे, वाई की जगह हमने एच पुटअप कर दिया, यू वाई की जगह यू साइन थीटा, टी की जगह ऑब्वियसली टी जो है वो टी बाई टू होगा, सो टी बाई टू की जगह यू साइन थीटा जी हमने पुटअप कर दिया, देन प्लस हाफ और ए वाई इज़ बेसिकली माइनस जी एंड टी स्क्वायर अगेन टी की जगह टी बाई टू यू साइन थीटा जी स्क्वायर। फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मैक्सिमम हाइट जो मिलेगी दैट इज़ बेसिकली यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जी। सो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मिल गया हमें, ठीक है। ये बड़ा सिंपल है कि अगर हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर पता है, थीटा की वैल्यू पता है, ऑब्वियसली हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, किसी वेलोसिटी से हमने थ्रो किया है ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्वियसली हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी हाइट अचीव करेगा अपने प्रोजेक्शन के दौरान, या अपनी जर्नी के दौरान वो ऑब्जेक्ट कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा। नाउ अब बात करते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज की, ठीक है। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया कि ऑब्जेक्ट कितने टाइम में वापस ग्राउंड पर आएगा अगर उसे थ्रो किया जाता है किसी पर्टिकुलर एंगल से। हमने ये पता किया कि क्या फार्मूला होगा उस मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने का कि ऑब्जेक्ट कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा अपने प्रोजेक्शन के दौरान या प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान। अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो किया जाता है तो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। ऑब्वियसली वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी जो ऑब्जेक्ट एक्वायर करेगा या अचीव करेगा। मैक्सिमम हाइट तो आपने पता कर ली वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कितनी दूर तक जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि ऑब्वियसली किस एंगल से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए कि ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर ले, जिसे हम ऑब्वियसली उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे आर, इसे आर से डिनोट किया जाएगा। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा या जितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है उसे कहा जाएगा उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले की कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। So it is the distance covered by the projectile along the horizontal between the point of projection to the point on the ground, ठीक है। It is the distance covered by the projectile along the horizontal between the point of projection to the point on the ground where the projectile returns again. It is denoted by the r, ठीक है। So obviously horizontal range r is a horizontal distance covered by the projectile with the uniform velocity u cos theta, ठीक है। ऑब्वियसली अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, और यहाँ पर अब हम जो वेलोसिटी कंपोनेंट कंसीडर करेंगे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है यू कॉस थीटा, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा। सो ऑब्वियसली द हॉरिजॉन्टल रेंज आर is the horizontal distance covered by the projectile with the uniform velocity u cos theta in the time equal to the time of flight, ठीक है। अब यहाँ पर हम टोटल टाइम की बात करेंगे। सो ऑब्वियसली यहाँ से हम पॉइंट ओ से पॉइंट क्यू तक पहुँचने की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट ओ से पॉइंट क्यू तक पहुँचने के लिए जो टोटल टाइम लग रहा है दैट इज़ अ टाइम टी, ठीक है। तो देखिए हमें डिस्टेंस पता है बेसिकली आर, ठीक है, हमें टोटल टाइम पता है टी, और हमें कंपोनेंट पता है यू कॉस थीटा जो इस वेलोसिटी कंपोनेंट है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू आर बेसिकली डिनोटिंग द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, यू कॉस थीटा इंटू टी। सो आई एम राइटिंग अगेन, जिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होगा वेलोसिटी यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम टी, ठीक है। सो वी विल यूज दिस फार्मूला टू कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल रेंज अचीव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी हियर r इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी। यहाँ से हमें t की वैल्यू पता है, t की वैल्यू होती है 2u साइन थीटा अपॉन जी। अभी हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पर हमने वैल्यू पुटअप कर दी। फाइनली हमें जो फॉर्मूला मिलेगा या जो इक्वेशन मिल रही है यू स्क्वायर साइन थीटा टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब हमें पता है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं, तो फाइनली ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सो ये फार्मूला हो गया हमारा बेसिकली मैक्सिमम रेंज अचीव बाय द ऑब्जेक्ट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू हमें पता चल सकती है अगर हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता हो, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी यू पता हो। जी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए अभी तक हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया, हमने मैक्सिमम हाइट अटेंड कैलकुलेट किया, हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट की। इन दो तीनों पैरामीटर के लिए इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और
वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू। अगर आपको ये दो चीज़ पता है तो ऑब्वियसली ये तीनों पैरामीटर हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन तीनों ही पैरामीटर में जो जी है वो तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अब चलिए इसी को आगे और कंटिन्यू करते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द मैक्सिमम रेंज। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पर मैक्सिमम रेंज अचीव करने के लिए या फिर मैक्सिमम रेंज को कैलकुलेट करने के लिए हमें अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता हो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो, तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर हम ये देखना चाहें कि क्या एंगल हम रखें जिससे हमें मैक्सिमम रेंज अचीव हो जाए या मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कवर कर ले हमारा ऑब्जेक्ट जब उसे थ्रो किया जाए, तो वह एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए। सो ये इक्वेशन में अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में देखिए जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ऑब्वियसली वेरी क्या हो सकता है, यू और साइन टू थीटा। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, इस थीटा की वैल्यू को अगर हम देखें, सो साइन टू थीटा जो है, अगर मैं ऐसा कहूँ कि आर बेसिकली डिपेंड कर रहा है साइन टू थीटा पर, सो साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी ऑब्वियसली 1। ठीक है, साइन टू थीटा की, या मैं ऐसा कहूँ कि साइनसोइडल फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, और यहाँ पर एंगल टू थीटा है इसलिए हम ऐसा लिखेंगे साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू 1, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। और मैक्सिमम वैल्यू कब 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 1 होती है, साइन की 90 डिग्री पर, साइन 90 पर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर अचीव होती है। ठीक है, सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइनसोइडल फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, इट मीन्स थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। सो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो थीटा है अगर उसकी वैल्यू 45 डिग्री रख दें, ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू अगर आप 45 डिग्री रख दें, तो ऑब्वियसली जो आर की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ये मैक्सिमम दूरी तय करेगा। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐसा थ्रो कर रहे हैं कि वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री मेंटेन कर रहा है, या फिर आपने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में 45 डिग्री एंगल मेंटेन करते हुए थ्रो किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो वो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी ऑब्वियसली, अगर साइन टू थीटा की वैल्यू हम 1 रख दें यहाँ पर, तो साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पर हमने वो साइन टू थीटा की वैल्यू को 1 रख दिया। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर यू स्क्वेयर इंटू 1 डिवाइडेड बाई जी, तो फाइनली हो गया यू स्क्वेयर इंटू जी, यू स्क्वेयर अपॉन जी सॉरी, तो ये हो गया आर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर बाय जी। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है कि क्या ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ही एक पर्टिकुलर एंगल पर रखा जाए। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल से ही मेज़र किया जाए या फिर वर्टिकल से भी मेज़र कर सकते हैं, और क्या कंडीशन होगी अगर हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और वर्टिकल से जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, उन केसेस में ऑब्जेक्ट को थ्रो करने का। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच की बात करें तो ऑब्वियसली इनके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, वो एंगल टोटल एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, हमें पता होता है, तो ऑब्वियसली ये होगा अगर थीटा, ये एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल क्या बचा, 90 माइनस थीटा। या इसको एक और तरह से अगर हम देखें कि अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली इस एंगल को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये दोनों ही एंगल, ये हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में थीटा है, ये वर्टिकल के रिस्पेक्ट में थीटा है। इट मीन्स कि यहाँ पर दोनों एंगल एक हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में एक वर्टिकल के रिस्पेक्ट में बने हुए हैं, बट दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम। सो देखिए इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। सो द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। क्या हॉरिजॉन्टल रेंज आर जो होगी वो सेम होगी एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए। सो देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हमें पता है, आर इज इक्वल्स टू होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पर अगर हम थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुटअप कर दें, सो हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा अगर हमने पुटअप किया तो देखिए हमें पता है यहाँ पर टू से अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस टू थीटा। ठीक है, तो यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस टू थीटा बाई जी। ऑब्वियसली हमें पता है कि साइन 180 माइनस टू थीटा की वैल्यू साइन टू थीटा ही होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वापस हो जाएगा साइन टू थीटा। तो एज इट इज़ अगर हम देखें कि आप एंगल थीटा पुटअप करें या 90 माइनस थीटा पुटअप करें, दोनों ही केसेस में एंगल ऑफ जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी।
So horizontal range is the same for the angle of projection theta and 90 minus theta. Horizontal range is same for the angle of projection theta and 90 minus theta. When the angle of projection is 90 minus theta, the velocity of projection will make angle theta with the vertical and horizontal range is same in the two cases. So अगर एंगल हम 90 माइनस थीटा कंसिडर कर रहे हैं तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो वर्टिकल के साथ में एंगल बनाएगा, ठीक है, वर्टिकल के साथ में एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर थीटा, तो ऑब्वियसली इट विल बी कैलकुलेटेड एज ए 90 माइनस थीटा, ठीक है, और ये केस है बेसिकली थीटा का। सो इन दोनों ही केसेस में या तो ऑब्जेक्ट वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल क्रिएट करे या फिर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल थीटा क्रिएट करे, दोनों ही केसेस में जो मैक्सिमम रेंज होगी वो आर ही होगी, मैक्सिमम रेंज यहाँ पर वेरी नहीं होगी। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस हॉरिजॉन्टल रेंज का। सो इट वाज अ वेरी सिंपल लेक्चर और काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे जिसे हमने कैलकुलेट किया प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, डेफिनेटली आपके डाउट जो हैं, आपके जो क्यूरीज हैं वो सॉल्व होंगी। और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आता है डेफिनेटली यू कैन कमेंट्स, आई विल रिस्पॉन्ड क्विकली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको जो सामने फेज आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अगेन।